Okay, hello everyone. So this is Amitabh sir presenting you this session on Rutherford's model of atom. Actually ये आपका एटॉम्स चैप्टर क्लास 12 का जो एटॉम चैप्टर है, एटॉम चैप्टर का ही एक टॉपिक है और उसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पहले आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम डिस्कस करूंगा और उसके बाद वाले टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल एटॉम पे जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस। एवरी एटॉम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर। ठीक है। हर एटॉम के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा एटॉम, राइट। एवरी एटॉम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसे कि ये हो गया हमारा हमारा सेंट्रल कोर हो गया, ये वाला पोर्शन। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, हम लोग इसको बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है और साथ में न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज आपको पता है, वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल रहता है। चलिए बढ़िया। इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटॉम इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब एटॉम का का सारा जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब 99.999% ऑफ द मास विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है, एंड दे कंट्रीब्यूट towards the mass of the atom, right? And this proton and neutron, they are present in the nucleus. चलिए बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके ग्रेट। उसके बाद आते हैं द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। ओके, मैं इस चीज को इरेज कर लेता हूँ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज न्यूक्लियस का जो साइज होता है, ठीक है, उसका एक ऑर्डर होता है। साइज, जस्ट सेकेंड, या ओके। तो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15। मतलब ये जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, एटम भी छोटा ही होता है, बट न्यूक्लियस को देखिए आप कितना छोटा होता है। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस होता है, एंड दैट्स अ वेरी क्वाइट बिग नंबर। ठीक। तो वही चीज, ठीक है। नंबर से ज्यादा आपको ये चीज याद रखना है कि न्यूक्लियस का साइज और एटम के साइज के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है, अगर न्यूक्लियस इतना छोटा होगा, एटम इतना बड़ा होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। ओके ग्रेट। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अभी यहाँ पे ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस। ओके। अभी न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? ये ऑर्बिट्स होती हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आवर नेगेटिवली चार्ज्ड वंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है। चलिए बढ़िया। चार्ज, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं ब्लू वाले को प्रोटॉन्स पकड़ूं, तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स डू वी हैव? वी हैव गॉट 4 प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी होने पड़ेंगे। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। The atomic nucleus is surrounded by certain number of electrons. As the atom on a whole is electrically neutral, the total negative charge of the electrons surrounding the nucleus is equal to the total positive charge of the nucleus. इसका मतलब क्या हो गया? हमें पता है कि एटॉम जो होता है, एटॉम क्या होता है? एटॉम एक न्यूट्रल होता है, राइट। एटॉम ऑन अ व्होल इज न्यूट्रल। चलिए बढ़िया। तो इसका मतलब, न्यूट्रल का मतलब होना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। दोनों के चार्ज बराबर होते हैं, बट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन दे कैरी टू ऑपोजिट चार्जेस। तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होने चाहिए। तो दैट्स द थिंग। ठीक है। तो इसीलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ the total charge of an elect that is carried by the electron should be equal to the total charge of the nucleus, so that they balance each other and the atom on a whole becomes electrically neutral. चलिए चौथा पॉइंट क्या है? दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि इन ऑर्बिट्स पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑर्बिट्स। ठीक। आई होप इट वाज कंप्लीटली क्लियर। चलिए ओके। तो फटाफट से आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी हम लोग जो टॉपिक करने जाएंगे वो होगा हमारा एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन दी ऑर्बिट। ठीक है, ये होगा हमारा अगला टॉपिक। ओके, तो हमें पता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, वो क्या करेगा, वो अपने साथ कुछ एनर्जी कैरी करेगा, राइट, कुछ एनर्जी कैरी करेगा। और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग दो चीजों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला चीज, अभी मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट। ओके, और बीच में है एक न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस क्या करवा रहा है, वो न्यूक्लियस एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर। और जो उसको मतलब क्या कर रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने में मदद कर रहा है, राइट। ओके, और उस फोर्स को हम लोग क्या पकड़ेंगे, वी विल कॉल दैट फोर्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। ओके, तो एफ सी क्या होता है, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, इट इज दैट, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा, या, ओके, वी विल कॉल इट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स required to keep an electron moving, right, electron moving, cool, ओके। और यहाँ पे एफ ई क्या होगा, अभी देखो, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में एक तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रहेगा ही दोनों के बीच में, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, राइट। तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, just a minute, ओके, के बीच में जो एक फोर्स ऑफ ये रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, चलिए ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, चलिए ओके। अभी यहाँ पे समझते हैं, तो मुझे पता है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूल, ग्रेट, ओके। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, right? What is m? M is the mass of the electron, obviously, with the velocity by which the electron is moving, and r is the radius of that circular orbit. Okay. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, E इंटू ई बाई M1 इंटू Q1 इंटू Q2 होना चाहिए, राइट। Q1 इंटू Q2 की जगह पे मैंने E इंटू ई लिख दिया। कूलम्स लो, राइट, कूलम्स लो आपको पता है, यहाँ पे Q1 होना चाहिए, यहाँ पे Q2 होना चाहिए, और यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या चीज कैंसिल, ये आर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ गया यहाँ पे हमारा एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे निकालना है यहाँ पे, देखो, टोटल एनर्जी निकालना है, और आपको पता है, आप सभी को पता है कि टोटल एनर्जी जो होता है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, एक चीज रुके, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, राइट। चलिए, फटाफट से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट, यस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना है, तो ये तो आपको पता है, हाफ लगा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे हाफ लगा दिया तो दैट विल मेक दिस पार्ट एज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर। चलिए, तो इसका मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरा ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ग्रेट। अभी पोटेंशियल एनर्जी याद है, हम लोगों ने चैप्टर 1 पे ही पढ़ लिया था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड मुझे पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी इन आवर फर्स्ट चैप्टर। तो अभी मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, बाय द वे, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q1 की जगह पे E बैठेगा और Q2 की जगह पे माइनस ई बैठेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ओके, मैग्नीट्यूड साइन यहाँ पे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी के केस पे।
और नीचे आर स्क्वायर नहीं होता है, अभी क्या हो जाता है, आर हो जाता है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था, राइट? ओके, चैप्टर 2 में आई थिंक, यस। ओके, ये तो हो गया मेरा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है, -E² / 4πε0 R। ओके, अभी मुझे निकालना है, क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू नथिंग बट, जस्ट अ सेकेंड, एम आई कवरिंग एनी पार्ट, यस मुझे लगता है मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये एडजस्ट देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, राइट? ओके, मैं अपने आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ स्क्रीन से, सो दैट आप लोग सब इस चीज को देख पाओ। जस्ट अ मिनट, जस्ट सेकेंड, मैं अपने आप को थोड़ा सा स्क्रीन से हटा देता हूँ। राइट, ओके, चलिए, अभी मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे हो। जस्ट सेकेंड, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, पता नहीं, आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, टोटल एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूँ E²/8πε0 इंटू आर, और यू के जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे मैं लिख लेता हूँ E²/4πε0 इंटू आर। अभी अगर मैं दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं, दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज, राइट? आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। E²/πε0 R को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/8 -1/4। अभी अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर तो डेफिनेटली मुझे लगता है -8 ही आने वाला है। शायद से चेक कर लेते एक बार। यहाँ पे 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 आ जाएगा एलसीएम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, यस इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी -1/8, मतलब -1/8 आएगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/8 πε0 आर, ठीक है। चलिए बढ़िया, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हटता हूं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी जो हो रहा है, अच्छा वन मोर थिंग लेट मी टेल हियर, यहाँ पे मैंने ई का वैल्यू, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज जो मैंने पकड़ा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए समझिएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस में जो हम लोगों ने पकड़ा है, न्यूक्लियस में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, सो दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटॉम। ये जो चीज है, ये एनर्जी जो है, एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला है, ये हाइड्रोजन एटॉम के लिए है। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर हाइड्रोजन एटॉम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉम बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटॉम, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉम को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता क्या चलता है, पता चलता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव एनर्जी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एनर्जी जो आ रहा है, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव एनर्जी है, तो इसीलिए वो क्या होगा, इट विल बी बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता है, ये ऑर्बिट से निकल जाता, राइट? अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऑर्बिट से निकल जाता, कहीं और निकल जाता, राइट? क्योंकि ये नेगेटिव है, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट फ्री टू लीव द न्यूक्लियस, आई मीन द ऑर्बिट। समझ में आई बात सबको? आई होप सबको समझ में आ गया। प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट का यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने निकाला, और ये जो होता है, ये हाइड्रोजन एटॉम के लिए हम लोगों ने निकाला, इसीलिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन्स करके इसको पकड़ा है, राइट? ओके, there's no doubt about this. And then I've got the expression of total energy by calculating these things. I've got the expression of energy as this, right? It's a negative result.
Now what does this negative result indicate? Negative result indicates that the energy of the electrons, right, energy of the electrons in the orbits, right, energy of the electrons in the orbits, they are negative. इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसी नेगेटिव एनर्जी के कारण द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली बाउंड टू द न्यूक्लियस. बाउंड टू द न्यूक्लियस, बाउंड टू द न्यूक्लियस का मतलब होता है दे आर नॉट फ्री टू लीव द न्यू, सॉरी, नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, या बाउंड टू द न्यूक्लियस का मतलब होता है दे आर नॉट फ्री टू लीव द ऑर्बिट. मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को पार करके वो लोग जा नहीं पाएंगे. दैट्स द मेन idea of this particular thing. I hope it is completely clear. सबको समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, तो बढ़िया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड का जो ये थ्योरी था, इस पे क्या क्या लिमिटेशंस थी? दिस इज कंप्लीटली लाइक वन वे रिकॉर्डेड क्लास, सो देयर माइट बी सम फंबल्स, राइट? ओके, तो इसीलिए प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. तो आते हैं हमारा हमारा जो लिमिटेशन जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम. तो ये लिमिटेशन जो होता है ना, पोस्टुलेट से ज्यादा आई बिलीव ये लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है. तो रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन है, क्या क्या है? इनफैक्ट ये सीबीएसई एग्जाम्स अगर आप अपियर कर रहे हो तो सीबीएसई एग्जाम में काफी बार आ चुका है. मोस्ट प्रोबेबली मेरे लाइकली में 2017, 2021, 2022, अगर आप लोगों को ये, इफ यू गाइस यू वांट मी टू सॉल्व दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज गिव मी सम पॉजिटिव रिव्यूज, सो दैट मैं आप लोगों के सामने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ला सकूं. ठीक है, ओके. अच्छा, तो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी. ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला जो लिमिटेशन. ठीक है, ओके, पहला लिमिटेशन. तो होता क्या है? अकॉर्डिंग टू माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब भी कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज, जब भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी चीज के आसपास रिवॉल्व करता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी के आसपास रिवॉल्व करता है, वो क्या करता है? वो सराउंडिंग्स में क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? वो रेडिएट करता है. इट रेडिएट सम एनर्जी, राइट, एंड दीज एनर्जीज आर रेडिएटेड एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक, ओके, दीज आर एक्चुअली रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैंने क्या बोला? व्हाट डिड आई से? आई टोल्ड यू दैट जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के आसपास रिवॉल्व करता है, वो क्या करता है? वो कुछ एनर्जी, वो क्या करता है? वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? अच्छा, तो अभी अगर कोई अगर एनर्जी रेडिएट करता है, इट मींस, दैट मींस डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू लूज एनर्जी. इट लूजेस एनर्जी, इट विल डेफिनेटली लूज एनर्जी, राइट? ओके, अभी अगर कुछ एनर्जी लूज करता है, राइट, इफ इट लूजेस एनर्जी, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? उसका जो एनर्जी जो पहले से ही नेगेटिव था, वो और भी ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा. और ये नेगेटिव होते होते वो क्या हो जाएगा? वो कुछ ऐसे घूमते 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 स्पाइरल होते होते वो क्या हो जाएगा? वो जाके सीधा जाके हमारे न्यूक्लियस भाई साहब के साथ टकरा जाएगा. बट इफ इट डायरेक्टली गोज एंड कोलाइड्स विद द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो एटम है वही स्टेबल नहीं है. द एटम इज ओनली नॉट स्टेबल. अभी आप सोचिए, अगर एटम ही हमारा स्टेबल ना रहे तो हमारा मैटर एग्जिस्ट कैसे करेगा, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम था, ये हमारे रदरफोर्ड सर के थ्योरी ने एक्सप्लेन करने से मतलब could not explain. Okay, Rutherford's theory could not explain this particular problem, right? Okay, so this is one of the what to say, this is one of the first I mean limitations of Rutherford's theory. Okay, चलो ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया. ठीक है, फिर से एक बार दोबारा से मैं ये करता हूँ. क्या बोला मैंने बोला कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या करता है? वो एनर्जी को रेडिएट करता है. एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे विल लूज एनर्जी. एंड इफ दे लूज एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनका एनर्जी अभी हम लोगों ने निकाला, वो नेगेटिव था, वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा. तो एक चीज जो पहले से ही नेगेटिव था और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा. पहले वो बाउंड था, अभी वो बाउंड नहीं रहेगा, अभी वो क्या हो जाएगा? और न्यूक्लियस के और करीब आता जाएगा. जितना नेगेटिव होगा और भी करीब आने लगेगा. करीब आते आते क्या हो गया? ये जाके न्यूक्लियस के साथ जाके कलाइड कर देगा,
एंड इन दैट सिचुएशन द एटम इज नॉट स्टेबल। वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर एटम ही स्टेबल नहीं रहा तो मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा, दुनिया में सामान्य चीजें ही नहीं रहेंगी, सोचो। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। ओके, चलिए बढ़िया। आते हैं हमारा जो सेकंड जो ये था सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, राइट। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा कुछ ये है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करता है, स्पाइरल इनवर्ट्स होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे होने से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे स्पाइरल होते होते आके यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी, राइट, आप लोगों को पता है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग एंगुलर वेलोसिटी उसका चेंज होता रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता जाएगा, राइट, उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता रहेगा। अभी आप सोचिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? एक वेव का तो एक ही फ्रीक्वेंसी होता है भाई, एक वेव का कोई दो तीन फ्रीक्वेंसीज नहीं होते। इट्स फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, मैंने बताया था, राइट। कोई भी वेव का आइडेंटिटी होता है उसका फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो जाए, वो मीडियम चेंज कर ले, जब तक वो वेव चेंज नहीं होता है, वेव का कंप्लीट नेचर चेंज नहीं होता है, तब तक उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, राइट। एक वेव का फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप सोचो, अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली अगर वो स्पाइरल इन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एंगुलर वेलोसिटी उसका चेंज होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई एफ, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है तो एफ का वैल्यू भी चेंज होगा। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, राइट। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ यू रियली like this particular video, please do put your valuable feedbacks on the comment section। तो मुझे बताइएगा कैसा लगा और what can I do to make this thing a bit better। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।